हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज कुछ टॉपिक हम देख लेते हैं। तो 2-3 टॉपिक हम आज करने वाले हैं, जो कि बहुत ऊप्स कॉन्सेप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, वो उसको स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज कंपेनियन ऑब्जेक्ट। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए, ये कॉटलिन में हमको मिलता है। इस चीज को समझने के लिए मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। दो चीजें होती है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक। इसका डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक मींस व्हाट एंड नॉन स्टैटिक मींस व्हाट? कोई चीज अगर मैं कह रहा हूं कि वो स्टैटिक है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रेफरेंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन टर्म को समझा सकते हैं कि इन टर्म का मतलब क्या होता है। अगर एक कोई टर्म है स्टैटिक, तो आप उससे किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो स्टैटिक का ऑपोजिट होगा नॉन स्टैटिक। तो कौन मुझे बताएगा, आपको क्या लगता है स्टैटिक का मतलब क्या होता है? हैंड रेज कर सकते हो आप, चैट में आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन समझ पा रहे हो मेरा? स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड आपने बहुत कॉमनली यूज किया होगा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। यस रितेश? Yes sir. Sir, static means it depends on it will not depend on object, and once we have created a static, it will not change. Means we cannot reinstantiate it again. वी कैनॉट रीइंस्टेंशिएट इट। बट ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो गया, आपने एकदम सही आंसर दिया है। स्टैटिक इन प्रोग्रामिंग टर्म्स। स्टैटिक को एक नॉर्मल टर्म में कौन डिफाइन करेगा मेरे लिए कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है एक रियल लाइफ में अगर हम देखें? यस दीपेश? सर मे बी कांस्टेंट, कांस्टेंट तो वो है मतलब जो चेंज फिक्स्ड। नहीं होता थ्रू आउट द टाइम। आप काफी हद तक पास में हो, लेकिन कांस्टेंट नहीं कहेंगे हम इसको। और कोई बताना चाहेगा? देखो, समझते हैं इस चीज को, बहुत अच्छे से समझेंगे। करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने, बट एक्यूरेटली हम स्टैटिक का मतलब कैसे समझते हैं वो समझना। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ किसी चीज की स्टैटिक, जो चेंज नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी चेंज। अब आप कहोगे यार फिर मैंने तो बोला था कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब भी तो ये होता है विच कैन नॉट बी चेंज। बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट का मतलब भी यही होता है। बट कांस्टेंट जो होता है वो एक वैल्यू के रेफरेंस में होता है। स्टैटिक जो चीज है वो एक आपके मेंबर के रेफरेंस में है, कि जो मेंबर को हमने स्टैटिक बना दिया है। अब इस चीज को आप इस तरीके से समझना कि दो तरीके से मेमोरी एलोकेशन होते हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है नॉन स्टैटिक, और जिसको हम डायनामिक भी कहते हैं। सपोज करो मैंने क्लास क्रिएट करी है सिर्फ, ठीक है, इंस्टेंशिएट नहीं करी, क्लास ए बना के रखी गई है, उसमें सारा काम कर रखा है, लेकिन ये मेरे प्रोग्राम में है। लेकिन जो मेरा मेन फंक्शन है, फन मेन करके जो फंक्शन मैंने बनाया है, उसमें कभी मैंने इस क्लास को कॉल ही नहीं किया है, तो उसको कोई मेमोरी एलोकेशन होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? लेकिन जब मैं ऐसा कुछ करूंगा ऐसे, और जावा के अंदर करें तो हम न्यू ए करके ऐसे बनाते हैं, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम इसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तब इसको एक मेमोरी एलोकेशन मिल रहा है, एंड दिस मेमोरी एलोकेशन इज नोन एज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि जब वो लाइन या सेट ऑफ कोड लिखा जाएगा, एग्जीक्यूशन में आएगा, तब इसको मेमोरी एलोकेशन मिलेगा, नहीं तो इसको मेमोरी एलोकेशन नहीं मिलेगा। तो ये डायनामिक एलोकेशन हुआ। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम से पहले एलोकेशन नहीं है, ये प्रोग्राम के अंदर जब वो लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा तब वो मेमोरी एलोकेशन होगा। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे प्रोग्राम चालू होने से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले ही इसको मेमोरी एलोकेशन मिल जाए,
तो उस टर्म को हम बोलते हैं स्टैटिक। मतलब पहले ही मेमोरी को मतलब पहले ही हमने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेमोरी में एलोकेट कर दिया, ताकि इसका यूज क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, देखो समझना इस चीज को। कोई एक ऐसी चीज है, जैसे कोई क्लास है या क्लास के अंदर का कोई मेंबर है जो बहुत बार काम आएगा, मेनी टाइम्स इट इज यूज्ड। तो जितनी बार भी आप उसको यूज करोगे, आप क्या करोगे, उस क्लास का क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो हर बार जैसे आपको 10 बार 10 अलग अलग जगह से वो चीज को यूज करना है, ऐसे मैनी बहुत सारे जगह से आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को या उस पर्टिकुलर मेंबर को यूज कर रहे हो, ठीक है, उस क्लास के अंदर से। तो हर बार जहां पे भी आप यूज कर रहे हो, आप क्या करोगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो इस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि जितनी बार भी मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज कर रहा हूँ या मेंबर को यूज कर रहा हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर, कहीं पे भी जो कि एक क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो मेरे को हर बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि यार ये बहुत बार कर रहा हूं मैं, और ये 100% है कि प्रोग्राम भी जब रन होगा तो ये बहुत बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार ही मेमोरी एलोकेशन करूं और मैं इसको 10 जगह से 20 जगह से यूज कर पाऊं, क्योंकि मेरे को ऐसी नीड लग रही है मेरे प्रोग्राम में। तो मैं उस पर्टिकुलर मेंबर को या उस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन को क्या कर दूंगा, स्टैटिक बना दूंगा। स्टैटिक बनाने से क्या होगा, आप क्लास के ऑब्जेक्ट से उस पर्टिकुलर चीज को कॉल नहीं करोगे, आप उस क्लास के सिर्फ नेम से ए डॉट आपका स्टैटिक मेंबर है, उसको आप डायरेक्टली कॉल कर पाओगे। नहीं तो अगर स्टैटिक नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर डॉट करके हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। और अगर मैं 10-20 जगह से कर रहा हूं तो ये 10-20 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं सिर्फ एक फंक्शन को यूज करने के लिए। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरे प्रोग्राम में ना ये जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है ये 20 जगह यूज में आ रही है, लेकिन 20 जगह यूज में आएगी ही आएगी। एक तो मैंने कोड लिख दिया, अब यूजर रन टाइम में वो फीचर को यूज करेगा तो यूज में आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे को ये चीज तो 100% गारंटीड लग रही है कि यार ये तो 15 से 20 बार यूज में आएगा ही आएगा। तो अगर 15 से 20 बार ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है तो मैं इस चीज को बचा सकता हूं, उसको स्टैटिकली डिक्लेयर करके। अब कॉटलिन कहता है कि भाई साहब आप स्टैटिक नहीं यूज कर सकते, स्टैटिक कीवर्ड इज बैंड इन कॉटलिन। तो स्टैटिक ने, तो कॉटलिन ने बोला कि हम स्टैटिक वाली जो फंक्शनैलिटी है ना वो लाएंगे कंपेनियन ऑब्जेक्ट से, कंपेनियन ऑब्जेक्ट। तो आपको अपने क्लास के अंदर कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे जो भी फंक्शन को आप स्टैटिक डिक्लेयर करना चाहते हो उन सबको आप किस में स्टोर करोगे, चाहे वो फंक्शन है चाहे वो वेरिएबल है, वो सब स्टैटिक मेंबर्स कहाँ स्टोर्ड होंगे, आपके इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, कंपेनियन ऑब्जेक्ट के ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर स्टोर किया गया कोई भी मेंबर फंक्शन डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस किया जा सकता है। तो जैसे इसके अंदर कोई भी एक मेंबर है तो मेरे को एक्सेस करने के लिए सिर्फ ए डॉट उसको एक्सेस करने के लिए रेफरेंस चाहिएगा। और अगर ऐसा कंपेनियन ऑब्जेक्ट नहीं होता और ये चीज क्लास के अंदर होती तो उसको एक्सेस करने के लिए मेरे को पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, और फिर उसके अंदर से मैं उस चीज को एक्सेस कर पाता। ठीक है, तो अब आप क्या हो गए कि यार फिर सबको ही कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दो, टेंशन ही खत्म, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ही नहीं। बट इससे तो मेमोरी एलोकेशन स्टैटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रोग्राम रन ही नहीं हो उससे पहले उसकी मेमोरी एलोकेशन इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि आपने हर एक चीज को स्टैटिकली डिक्लेयर कर दिया। अब रन टाइम में उसकी जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है, फिर भी आपने उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। तो ये तभी यूज करना है जब ज्यादातर कोई चीज बहुत ज्यादा यूज में आ रही है, तो उसको आप स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो। यस शयन। सर जैसे कि मतलब आपने बोला लाइक whenever for instance if I create a constructor object or something like object create करता हूँ like I'll create a prototype and if I am creating something like you know new of new मतलब if I instantiate that same this one by using new keyword. Yes. So you are saying like you know new memory will be allocated every time. या देखो इसको समझो आप इस तरीके से कि जैसे मैंने क्लास ए बनाया, ठीक है, अब 10 जने इसको यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, जब भी इसको इंस्टेंशिएट करूंगा तो ऐसे बना के इंस्टेंशिएट करूंगा, तो ये 10 मेमोरी ब्लॉक्स आपके कंज्यूम कर रहे हैं जो टाइप सेम ही है। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट ए, अब ऐसे आप 10 कर रहे हो तो 10 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं ना, तो 10 मेमोरी एलोकेशन क्रिएट हो रहे हैं जो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। हेलो Hello. यस शैन, गेटिंग माय पॉइंट? Sir, but usually
I don't know how to put it, like, but 1 second, like, if suppose if assume that, like, if there is a function like this one, I am just writing a pseudocode, okay, like, not matlab complete ye nahi hai, like, just a pseudocode sort of, like, now if I instantiate the same thing, so you are saying, like, every time new add will be created in the memory. करूं अभी चाहिए फंक्शन आपने फंक्शन बनाया फन ऐड, हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. Yeah, it's okay, like, assume that, like, it's a class का object itself, like, class का अलग अलग तो हर memory बार, बनेगा, हाँ, हर बार क्रिएट होगा. आप इसको इस तरीके से समझो ना कि जब हमने फर्स्ट क्लास में समझा था क्लास और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, क्लास क्यों बनाते हैं एक प्रोटोटाइप के लिए कि भाई मैंने क्लास बनाई ए, क्यों बनाई, क्योंकि कुछ ऐसे कोड्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बार बार यूज में आने वाले विथ डिफरेंट वेरिएशंस. ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब भी हम इसको रिक्वायरमेंट होगी हमारी तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, अब कहीं और जरूरत पड़ी तो फिर से मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ह्यूमन का. सपोज करो गॉड ने भी एक स्क्रिप्ट लिखी हो हमारे लिए, तो उन्होंने एक ह्यूमन की ना क्लास बना रखी है. अब जब भी कोई नया ह्यूमन क्रिएट होगा तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. तो जैसे उस क्लास के अंदर नाक का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आईज का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ईयर्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो जितने भी ह्यूमंस हैं उनके पास अपने अपने नोज है, अपने अपने ईयर्स है, उनकी फंक्शनलिटी सेम है, बट हर एक के पास ना अपने अपने अलग अलग है ना. वैसे ही जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो एक प्रोटोटाइप क्रिएट करेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा इसका, जैसे ही आप ये करते हो. तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एलोकेशन भी तो चाहिएगा. तो ये मेमोरी एलोकेटेड होती है यहाँ पे, तब हम इसको यहाँ से कॉल कर पाते हैं जहां पे भी, क्योंकि हम इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाएंगे ना. जैसे हम ऐसे यूज करेंगे इसको वैल a इक्वल्स टू a, ताकि मैं इसको आगे कहीं यूज कर पाऊं. तो ये a नाम से जो हमारा मेमोरी एलोकेशन हो रहा है उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं a के, और फिर a डॉट समथिंग जो भी हम करेंगे तो ये यहाँ से इसका रेफरेंस उठेगा, इसके अंदर के फीचर्स को हम कॉल कर पाएंगे, मेंबर्स को कॉल कर पाएंगे, और हमारी जो नीड है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे. Okay. Sir, actually this question arose because, like, for instance, like, if you consider programming language like JavaScript and all, it is the concept becomes bit different, like, memory for instance, if you have created a class A and if you are trying to instantiate the same, Yes. new memory will not be allotted. The same memory ke liye, like, it will be pointing every time. You can create suppose if there's a class known as person, like if you create person A, person B, like, it will be still pointing to the same this one memory itself. So that's the reason, like, why I asked, like. No, but जहां पे भी जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो ना, देखो आप स्टोरिंग तो करवाओगे ना कहीं अगर आप उसको आगे यूज करना चाहते हो वेरिएबल के थ्रू, तो वहां पे उनका जो मेमोरी एलोकेट हुआ है उनको कहीं ना कहीं तो आप स्टोरेज में दोगे. तो जहां पे भी वो स्टोरेज में दे रहे हो तो वहां पे उनके मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं मल्टीपल. मतलब यहाँ पे एक तरह से आप ऐसे समझो कि जितनी बार भी, जैसे कि इसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि फंक्शन ऐड, ठीक है. अब मुझे पता है कि ये जो ऐड फंक्शन है ना, ये मैं पॉजिटिवली 10 टाइम्स यूज कर रहा हूं मेरे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा. मतलब मैं जब प्रोग्राम रन करूंगा तो होगा ही होगा. अब आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि होगा ही होगा, आपने प्रोग्राम लिखा है तो होना ही चाहिए ना. अब आप इसको समझो कि जैसे आप अपना ऐप बना रहे हो, ठीक है, ऐप में मल्टीपल स्क्रीन होती है, जरूरी थोड़ा ना यूजर हर एक पेज पे जाए हमेशा. तो कुछ ऐसे कॉमन पार्ट्स होंगे जो ऐप ओपन होगा या प्रोग्राम रन होगा तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे. अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये इस फीचर पे जाएगा या इस पर्टिकुलर फ्लो में जाएगा तो ये फंक्शनलिटी यूज में आएगी, इस फ्लो में जाएगा तो ये फंक्शनलिटी यूज में आएगी. तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो मेरे को पता लग रहा है कि यार ये बहुत बार यूज में आने वाला है, और जहां जहां भी मैं यूज कर रहा हूँ ना वहां पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. वी आर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट जहां पे भी इसको यूज करना है. तो ये जो मल्टीपल मेमोरी एलोकेशन हो रहा है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टैटिकली डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो मेमोरी एलोकेशन है वो ज्यादा ना हो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. हाँ, अगर लिमिटेड अप्रोच है तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. शयन समझ में आया? माइट भी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी अलग हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, बट दिस इज द रोल, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल. Okay. है ना, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर यू विल गेट एन आइडिया. तो प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं. तो यहाँ पे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ.
ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था और हम इसको कमेंट कर देते हैं अभी। चलो ठीक है, तो यहाँ मैं एक वन मेन बना देता हूँ। वन मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है और यहाँ हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए। ठीक है, इसमें एक फंक्शन है फन ऐड सपोज दैट। ठीक है, रिटर्न टाइप इसका क्या है, इंटीजर है। ये दो वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन बन गया। और जब भी मेरे को ऐड फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा पहले तो ऐड फंक्शन को यूज करना है तो इसको यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट वैल ए इक्वल्स टू ए। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जावा के अंदर न्यू कीवर्ड आ जाता है, कॉटलिन के अंदर न्यू कीवर्ड हट गया है, ओमिट हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दिस इज मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, ये मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इसका याद है कंस्ट्रक्टर वाली क्लास, तो मेथड विद सेम नेम एज द क्लास नेम, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो वैल ए इक्वल्स टू ए का मतलब क्या होगा कि हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे इस क्लास का, क्योंकि हम इसको यूज करना चाहते हैं। क्लास इज अ प्रोटोटाइप, मतलब एक मैंने क्लास का प्रोटोटाइप बना रखा है कि भैया ये बहुत बार यूज में आएगा, तो उसको मैंने क्लास में डिफाइन कर दिया। जहां पे भी यूज में लेना है तो मैं उसका क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। तो आई एम मेकिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर के फीचर को कॉल करने के लिए तो ए डॉट एड को यूज करेंगे ऐसे, और हम इस तरीके से कॉलिंग करेंगे। अब अगर ये चीज मैं 10 जगह यूज कर रहा हूं, मेरा ऐड फंक्शन मैंने देखा कि यार मैं 10 जगह ऐड फंक्शन को यूज कर रहा हूं अलग अलग जगह से, बट मैं यूज कर रहा हूं उसको। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार ऐड फंक्शन एक ऐसी चीज है जो बार बार कॉल हो रही है और डिफरेंट जगह से हो रही है, तो मेरे को ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ रहा है उस क्लास का बार बार। तो इसको बेटर है कि मैं इस फंक्शन को यहां से हटाऊं, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंपेनियन ऑब्जेक्ट। अब इसमें नाम भी दे सकते हो आप, नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, एंड दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, अगर आप नाम नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट आप एनोनिमस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी नाम मत रखो, सिर्फ कंपेनियन ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये आपका ब्लॉक हो गया कंपेनियन ऑब्जेक्ट का। इसके अंदर इस फंक्शन को मैं डिक्लेयर कर देता हूं। तो अब ये कह रहा है कि यार इसको तो मैं पहचानता ही नहीं। क्यों नहीं पहचानता, अब देखो मैं इसको पूरे को हटा दूंगा। अब सिंपल सा मेरी क्लास का नाम है ए डॉट, आ गया ऐड डायरेक्टली, क्योंकि मैंने देखा कि ऐड फंक्शन 10 जगह से यूज हो रहा है। तो इसको ना, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मेमोरी एलोकेशन स्टार्टिंग में ही मिल गई। ठीक है, तो हम जिसको मेमोरी एलोकेशन मिल गई तभी तो उसको कॉल कर पाएंगे। कोई ना कोई चीज अगर मेमोरी में एलोकेटेड है तभी तो मैं उसको कॉल कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज डिफाइंड होती है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, कोई भी मेंबर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो आप सिर्फ क्लास के नेम से, जो क्लास का नाम है ना, उससे डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं। और यही अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया होता है इस ब्लॉक के बाहर, जैसे कि मैं बनाता हूँ फन सब, ठीक है। अब सब फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं ऐसे नहीं कर सकता ए डॉट सब, यहाँ नहीं मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मेरे को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ यहाँ पे, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे, एंड देन ये सब फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे फिर मैं जो भी मेरे को वैल्यूज देनी है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अब जब भी ऐड फंक्शन को आपको कॉल करना है, आपको मेमोरी एलोकेशन करने की, मतलब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमको कोई ऐसा पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जो मल्टीपल क्लासेस में रिक्वायरमेंट है उसकी,
कि भाई ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं या ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जो मल्टीपल जगह काम आएंगे, इस पर्टिकुलर पेज पे भी काम आएंगे, दूसरे पेज पे भी काम आएंगे, तीसरे पेज पे भी काम आएंगे, चौथे पेज पे भी काम आएंगे, और हर जगह उसको यूज करने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएशन से बचने के लिए मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या सेट ऑफ मेरा जो मेंबर है उसको मैं किस में डिक्लेयर कर दूंगा, उस क्लास के कंपोनेंट ऑब्जेक्ट में उसको डिक्लेयर कर दूंगा इस तरीके से। तो जहां से मेरे को एक्सेस करना है मैं सीधा क्लास के नेम से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और यही सेम काम होता है आपके स्टैटिक फंक्शन का भी। अगर आप जावा के अंदर जाते हैं और वहां पे क्लास के अंदर अगर आप स्टैटिक फंक्शन मतलब स्टैटिक वेरिएबल बनाता है, जैसे कि ये आपका जो पब्लिक मेन फंक्शन भी होता है, ये स्टैटिक फंक्शन होता है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई क्लास बनाई है क्या यहाँ पे, हाँ ये रही क्लास, इसमें हम एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, स्टैटिक int a equals to 7। ठीक है, अभी सैंपल के अंदर से a वेरिएबल है और एक मैंने यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल बनाया है int b equals to 11। ठीक है, एक नॉर्मल है और एक स्टैटिक है। तो मैं आपको सेम फंक्शनैलिटी बता रहा हूं, ठीक है, कि कंपेनियन ऑब्जेक्ट जो काम करता है वही सेम चीज जावा के अंदर स्टैटिक का काम होता है। ठीक है, अब जहां पे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, यहाँ पे कहीं किया है क्या, देखो ये किया न्यू सैंपल। ठीक है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर वाला एग्जांपल ले रखा है। अब एस डॉट में करूंगा ना तो मेरे को बी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको कहीं पे भी यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है तो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इसको कहीं यूज करना है, प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे कि system dot out dot println s dot b। ठीक है, और ऐसे ही मेरे को a को प्रिंट करवाना है जो कि स्टैटिक है। तो आप यहां देखोगे कि s डॉट से आपको a नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टैटिक डिक्लेयर्ड है, तो वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से नहीं, मैं सिंपल सा सैंपल डॉट करूंगा ना उससे ही मिल जाएगा मेरे को। तो system डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे लिखूंगा मैं सैंपल, डॉट करते ही a मिल जाएगा मुझे। अब सैंपल डॉट बी नहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि बी क्या है, स्टैटिक नहीं है। जो चीज स्टैटिक है उसको डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो क्लास के नाम से। मैं कहीं पे भी इसको यूज करना चाहूंगा तो मैं यूज कर सकता हूं, मेरे को बार बार इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि आप हर एक फील्ड को स्टैटिक नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है सबके सब आपको रन टाइम में एक बार में ही काम में आए। तो सबके सब स्टैटिक कर दोगे तो आपका जो स्टैटिक प्रोग्राम का जो मेमोरी है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हो। तो उस चीज को बचाने के लिए आप उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आइदर जावा में यूज कर सकते हो विद स्टैटिक कंपोनेंट्स, एंड अगर मैं बात करूं कॉटलिन की तो उसमें आप यूज कर सकते हो कंपेनियन ऑब्जेक्ट की। समझ में आया आपको? मतलब यहाँ पे आप कोई भी मेंबर फंक्शन भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया वेल नेम इक्वल्स टू रमन। ठीक है, अब नेम को भी, ये एक वेरिएबल लिया है मैंने, यहाँ एक फंक्शन है एक वेरिएबल है। ठीक है, अब मेरे को वेरिएबल को भी कॉल करना है तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ ए डॉट नेम, डायरेक्टली कॉल कर दूंगा मैं। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये तो नेम प्रिंट करवाने के लिए चाहिएगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलन के अंदर इसको लगाऊंगा तब ये नेम प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो कॉल होता है लेकिन वेरिएबल तो आपकी वैल्यू लेके आ रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू कहीं ना कहीं या तो आप स्टोर करवा दो या प्रिंट करवा दो। ठीक है, या कहीं यूज कर लो। ठीक है, समझ में आई ये चीज? इज इट क्लियर? Yes. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये थोड़ा सा एक अलग पार्ट है विच इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब कौन मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये ऊप्स का एक फीचर है। ठीक है, और पहले हम समझते हैं इस टर्म को, एब्स्ट्रैक्शन को। किसी को आइडिया है व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? कभी? Hiding. हाँ, वेरी गुड। और You just declare it but don't define it. यूजर्स डिक्लेयर इट बट डोंट डिफाइन इट। I mean, उसको define नहीं करते but just like you just हाँ, यू जस्ट डिक्लेयर इट, डिफाइन यूजर करते हैं जो उसको यूज करते हैं। yeah. क्योंकि एक फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन अपने हिसाब से हो सकती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं।
क्या है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सब सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइड करना। जो चीज रिक्वायर्ड है यूजर को जानने के लिए वो तो यूजर को दिखाना, जिसको चेंजेस कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे को यूजर को नहीं दिखानी, तो उसको हाइड करना। अब यूजर कौन है यहाँ पे? डेवलपर ही है। ये एक हायरार्की होती है। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ, मैंने पूरा एक कोड लिखा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि यार आप भी मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करो और इसमें अपना मॉड्यूल कंप्लीट करो, ठीक है। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो गए और आप मेरे साथ में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कुछ क्लासेस बना रखी है मेरे एंड पे, और मैंने क्या बोला, मतलब मैंने ये सोचा कि यार ये क्लास ना ये भी यूज कर सकता है, या कोई और भी किसी को जरूरत पड़ी तो ये क्लास को यूज कर सकता है। लेकिन ये कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो मैं नहीं चाहता कि वो जो मेरी क्लास को यूज कर रहा है वो इसको यूज करे। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस है जो मैं चाहता हूं कि वो अपने हिसाब से डिफाइन करे, अपने हिसाब से उसकी वैल्यूज डिसाइड करे। बाकी सारा कंट्रोल मेरे ऊपर है। तो उस केस में मैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन को यूज करूंगा। अब इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से। कॉफी की मशीन आपने देखी है? कॉफी की मशीन होती है ना, कॉफी बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो जैसे ही आप कॉफी की मशीन के पास में जाओगे तो वो आपसे पूछेगी यार आपको चीनी कितनी रखनी है, आपको कॉफी कैसी चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। और मिल्क का ऑप्शन पूछेगी, ये तीन चीजें आपसे पूछेगी, ठीक है। उसके अलावा कॉफी कैसे बनती है, किस तरीके से वो कॉफी बना रही है मशीन, उसके ऊपर कोई भी आपका राइट नहीं है, ना तो आपको दिखाएगी, आपको सीधा कॉफी बना के दे देगी, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, कि जो चीज रिक्वायर्ड थी आपसे मांगने वाली, वो चीज आपको बोली गई कि आप अपनी चीज अपने हिसाब से डिफाइन करो। लेकिन उस डेफिनेशन के बेसिस पे जो काम करना है उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं अंदर की फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता। अब आप कहोगे आप मशीन को खोल के, आपके एंड पे ही है ना, मशीन कौन सा रोक रही है आपको? लेकिन मशीन दिखा नहीं रही है ना बाय डिफॉल्ट मेरे को। मशीन मेरे सामने कॉफी नहीं बना रही है, मशीन सिर्फ मेरे से वही चीजें पूछ रही है जिसके बेसिस पे वो कॉफी को बना सकती है। अब इस चीज को रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में समझते हैं कि ये काम में आता है जब हम एक हायरार्की को बिल्ड कर रहे होते हैं। जैसे आज आप एंड्रॉइड के फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड्रॉइड ने अपना फ्रेमवर्क बना रखा है, एंड्रॉइड ऐप कैसे डेवलप होती है, एक लाइफ साइकिल कैसे होती है, उसके लिए मल्टीपल क्लासेस उन्होंने बना रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, उनके बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन बनानी है। यही करते हैं अपन एंड्रॉइड के अंदर कोई नया फीचर नहीं लाते। ला सकते हो बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऐप डेवलपमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ ओएस डेवलपमेंट, ठीक है। इफ वी आर इन द पार्ट ऑफ ऐप डेवलपमेंट, तो जो एंड्रॉइड ने अपने ओएस के अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं क्लासेस को यूज करके आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। अब समझो कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसको आप अपने हिसाब से डिफाइन करना चाहोगे एज अ डेवलपर उन फ्रेमवर्क्स के, और कुछ चीजें ऐसी होगी जो अपने आप इंटरनली काम करेगा आपके लिए, उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। कि एक लाइफ साइकिल में चेंजेस कर लूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन लाइफ साइकिल में मेरे को क्या चेंज करवाना है, कि भाई जब ऑन स्टार्ट हो, ऑन रिज्यूम हो, तो मेरे को क्या काम करवाना है वो मैं दे सकता हूं। लेकिन वो जो फ्लो रहेगा उस फ्लो को मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंड्रॉइड का प्री डिफाइंड फ्लो है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो एंड्रॉइड भी आपसे क्या कर रहा है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर रहा है, कि कुछ लेवल तक तो आपको वो एक राइट देता है कि आप अपने हिसाब से डेफिनेशन प्रोवाइड करो। लेकिन कुछ लेवल में जाके वो चीज ब्लॉक कर देता है कि आप उनमें अंदर जाके चेंजेस नहीं कर सकते, वो इस तरीके से फ्लो चलता है तो इस तरीके से ही चलेगा। जिसका एक सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, विच इज ऑन क्लिक लिसनर। अब ये आगे जब हम एंड्रॉइड में जाएंगे ना, तो इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। जब भी हम कोई भी व्यू के ऊपर, व्यू यानी जो आपका एंड्रॉइड के अंदर जो भी एक कंपोनेंट है वो एक व्यू का पार्ट है, व्यू क्लास का पार्ट है। जो भी चीज दिख रही है, जैसे इमेज व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, रिसाइकलर व्यू है, कोई भी चीज है तो वो एक पार्ट ऑफ व्यू है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपको क्लिक लगाना है, यानी कि इसके टैप पे, इसके क्लिक पे कोई काम एग्जीक्यूट करवाना है, एनी एक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए ना एंड्रॉइड ने पहले से क्लास बना रखी है, ऑन क्लिक लिसनर। अब ये मतलब क्लास मतलब एक फंक्शन है जो एक व्यू के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है क्लास का, विच इज ऑन क्लिक लिसनर क्लास का। तो ऑन क्लिक लिसनर क्लास जो है वो आपकी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसको मैं और तरीके से समझाऊं तो एक इंटरफेस है। आगे हम इंटरफेस को समझेंगे, ठीक है। अभी अपन समझते हैं कि यार यहाँ पे एक हो क्या रहा है। तो ऑन क्लिक लिसनर क्लास में हमको एक फंक्शन मिलता है विच इज ऑन क्लिक,
ठीक है। अब ये आपको क्या कहता है, क्या आप ना इसको ओवरराइड करो ही करो, क्योंकि मैंने अपने एंड पे ना इसको डिफाइन नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो भी इसको यूज करेगा वो अपने हिसाब से चेंजेस लाएगा। ये तो दिखती बात है ना। क्या दिखती बात है कि अगर मैं अपने किसी इवेंट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं तो उस इवेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा वो ऑन क्लिक लिसनर है, लेकिन उस इवेंट पे क्या काम होगा वो एंड्रॉइड पहले से डिफाइन नहीं कर सकता। वो तो जो डेवलपर उसको यूज कर रहा है कि भाई मैं इसके टैब पे ये एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, हो सकता है कि मैं अपने एंड पे वो टैब पे अलग एक्शन परफॉर्म करवाऊं। आप अपने ही एक पेज के अंदर 10 जगह ऑन क्लिक लगा रहे हो तो हर एक जगह पे अलग अलग इवेंट, अलग अलग एक्शन एग्जीक्यूट कराओगे उन इवेंट्स के ऊपर। यहाँ पे एक्शन 1 होगा, या एक्शन 2 होगा, या एक्शन 3 होगा, सेम तो हो नहीं सकता। तो हर एक पे आपको अलग अलग एक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑन क्लिक वाला जो फंक्शन है इसको ओवरराइड करना पड़ेगा और अपनी डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि आपको क्या काम करवाना है। अब ये क्या करेगा कि जो भी आप यहाँ पे डेफिनेशन दोगे रन टाइम में इस ऑन क्लिक को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। ठीक है, तो जो आपने अपनी डेफिनेशन दे रखी होगी वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब किसी ने कुछ और दे रखी है, किसी ने कुछ और दे रखी है, किसी ने कुछ और दे रखी है, तो उनके ऑन क्लिक पे अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सेम वन क्लास। तो ये होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है उसके लिए आपको आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। ठीक है, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाते हो तो इट इज सेल्फ डिफाइंड कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। अगर आपको किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी फंक्शन को आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो हम कोई फंक्शन, जैसे कि एक मैं ना कैलकुलेट फंक्शन बनाता हूं, सपोज दैट, इसको मैं ए कॉलन इंट, अब समझना आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया और ये एब्स्ट्रैक्ट है तो सिर्फ मैंने डिक्लेयर कर दिया, दिस इज ओनली डिक्लेयर्ड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना दिया और इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल मैं फंक्शन बनाऊंगा, हाँ यहाँ पे फन लगाना भूल गए अपन। ठीक है, यहाँ पे फन आएगा, फन, और यहाँ पे हम वापस आता है फन, जैसे कि मेरे को लेना है डिस्प्ले। ठीक है, ये मैंने दो फंक्शन बनाए, एक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन और एक है नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जिसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ है। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी फंक्शन को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको फिर उसके क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन लगा है इसकी वजह से ये क्लास क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। और जो क्लास, हमेशा ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, जो क्लास एब्स्ट्रैक्टेड होती है, यानी कि जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है वो इंस्टेंशिएटेड नहीं की जा सकती, यानी कि इनके ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, मतलब मैं इनके इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के। हाँ, मैं इनको सिर्फ एज अ सब क्लास यूज कर सकता हूं, सब क्लास यानी कि इनहेरिट कर सकता हूं मैं इनको। और ये मोस्टली इनहेरिट करने के लिए काम में आती है, उसका रीजन बताता हूं क्या है। अब एक कैलकुलेट नाम से मैंने फंक्शन बना रखा है। अब जो इस पर्टिकुलर क्लास को यूज करेगा वो अपने कैलकुलेट की अलग अलग डेफिनेशन देगा। कोई इसमें एडिशन करवाएगा, कोई इसमें सब्ट्रैक्शन करवाएगा, कोई इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएगा, कोई इसमें डिवीजन कराएगा। बट वो अपने अपने फंक्शन नहीं बनाएंगे, वो एक ही क्लास के फंक्शन को यूज करके अपनी अलग अलग डेफिनेशन पे अपना काम करवाएंगे। कैसे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो ये चीज है ना, आप जब रियल टाइम में प्रोग्रामिंग करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि वहां पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि यार कुछ ऐसा हो कि मैं एक क्लास में लिखूं, उसका फंक्शन डिक्लेयर करके रखूं और मैं उसको 10 जगह से यूज कर पाऊं और अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे पाऊं। ठीक है, तो उस केस में हम इन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को यूज करते हैं। तो ये हमारा क्लास ए हुआ,
ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास माय क्लास, ठीक है। क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। तो माई क्लास नाम से मैंने क्लास बना ली, और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ना मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाऊं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, फन, एब्स्ट्रैक्ट फन, और इसका फंक्शन का नाम लिख देते हैं कैलकुलेशन या कैलकुलेट। और यहाँ पे हम दे देते हैं इंट ए, सॉरी ए कॉलन इंट बी कॉलन इंट, ठीक है, और रिटर्न टाइप इसका इंट दे देता है। तो यहाँ सिर्फ मैंने एक ऑब्जेक्ट मतलब एक फंक्शन को क्या किया, डिक्लेयर किया, डेफिनेशन नहीं दी है। और इसने कोई एरर नहीं दी है, आपने डेफिनेशन क्यों नहीं दी है, एरर कहाँ दी है, वो एब्स्ट्रैक्ट में दे रहा है। क्या कह रहा है, आप जैसे होवर करोगे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैलकुलेट इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स उसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्लास को आपको क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, तो ये चीज रिजॉल्व हो गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट भी बन सकता है और यहाँ पे एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी बना देता हूँ, फन डिस्प्ले नेम। तो इसका सिंपल सा काम है नेम को डिस्प्ले करना, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ फंक्शन की बॉडी बनाई, मतलब डिक्लेरेशन किया। तो ये कह रहा है बॉडी मस्ट बी, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या फिर आप क्या करो, बॉडी करो, बॉडी बनाओ, यहाँ पे इसकी फंक्शन ब्लॉक बनाओ, ठीक है। मैं अगर इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ पा रहे हो, मतलब हम सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करके रख रहे हैं यहाँ पे जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डेफिनेशन कौन देगा, जो इसको यूज करेगा, जो इसको एज अ सब मतलब सुपर क्लास क्रिएट करेगा, तो इसकी जो सब क्लास होगी वो इसको डेफिनेशन देगी ही देगी, अपना डेफिनेशन। कोई दूसरा यूज करेगा तो वो अपनी डेफिनेशन देगा, कोई तीसरा यूज करेगा तो अपनी डेफिनेशन देगा, ठीक है। बट ये फंक्शन की डेफिनेशन सेम रहेगी थ्रू आउट, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो जो भी इस क्लास को यूज करेगा वो जब भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ये जो डेफिनेशन आप दोगे यही यूज में आएगी। बट आपको याद हो हमने एक ओवरराइडिंग यूज किया था, याद है, फंक्शन ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, याद है कि भूल गए? यस यस। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ओवरराइड करना चाहे तो ओवरराइड कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस फंक्शन को ओवरराइड करना है इसके सब क्लास से, तो इसके क्या आगे मैं कर फर्स्ट पाऊंगा? ओवरराइड लिखना पड़ेगा, इसके आगे फंक्शन के आगे। आगे ओवरराइड थोड़ा लिखना पड़ेगा, जहां यूज करेंगे उसके आगे लिखना पड़ेगा, मतलब जिस क्लास में हम इसको यूज करेंगे वहां करना पड़ेगा। इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा कि हम इसको ओवरराइड कर सके? ओपन करना पड़ेगा आई थिंक। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है ना सबको। बाय डिफॉल्ट कॉटलिन के अंदर सारे क्लासेस और उनके अंदर के जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट फाइनल होते हैं, और जो चीज फाइनल होती है उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ओवरराइड करना है तो उसके लिए उसको ओपन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फन डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट एलन, जो भी नेम हम आगे से लाएंगे, तो नेम कॉलन स्ट्रिंग, मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया। जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है उसको हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी है, ठीक है। वो उसका रीजन ही है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने का रीजन ही है कि जो इसको अब अपना सुपर क्लास बनाएगा, जो उसको इनहेरिट करेगा, वो अपनी डेफिनेशन याद देगा। मतलब इसको जो इसको इनहेरिट करेगा ना, उसको इस पर्टिकुलर फंक्शन को तो ओवरराइड करना ही पड़ेगा, ये वो खुद एरर में दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको करके बताता हूँ। पहली बात तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने दे रहा है क्या ये मेरे को। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ माई क्लास का, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दिख रहा है आपको। जबकि ऊपर मैंने ए किया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सिंपल एक क्लास है, लेकिन जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की तो वो मना कर रहा है कि आप नहीं कर सकते। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको डेफिनेशन चाहिए होती है, तो डेफिनेशन के थ्रू आप
ओवरराइड वाला काम कैसे करोगे? तो इसके लिए ही वो कहता है कि आप इन पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को ना हमेशा क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो, यानी कि अपना सुपर क्लास बना सकते हो। तो हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे, या इसी क्लास में आ जाते हैं ना, इस क्लास में हमने, हाँ इसी क्लास में हम आते हैं, यहाँ पे हम इसको इनहेरिट करते हैं, क्या नाम है, माई क्लास। ठीक है, जैसे ही माई क्लास को इनहेरिट किया, यहाँ पे ए पे एरर आ गई। क्या कह रहा है, क्लास ए इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मेंबर विच इज फंक्शन कैलकुलेट। या तो आप इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दो, क्योंकि आप इसके अंदर का एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ओवरराइड नहीं कर रहे हो, अपनी डेफिनेशन नहीं दे रहे हो, या तो डेफिनेशन दे दो, नहीं तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं देनी है तो आप इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दो, तुम्हें वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, क्यों क्यों नहीं बनाते, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देनी है, तो देने के लिए वो ये कह रहा है कि यार इसको आप डिफाइन करो, तो हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, और ये रहा हमारा फंक्शन। जैसे ही मैंने इसको ओवरराइड किया, ये यहाँ से एरर रिजॉल्व हो गई, और यहाँ पे जो भी आपको काम करना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न a प्लस बी। मतलब मेरे इस क्लास में मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेंबर को डेफिनेशन प्रोवाइड करी एडिशन वाली कैलकुलेट के अंदर। ठीक है, अब हम एक और क्लास बनाते हैं, या इसका क्लास का नाम ना क्लास ऐड रख देता हूं मैं, ताकि और क्लियर विजिबल रहे। या फिर एक काम करते हैं, इसको तो मैं कमेंट ही करता हूँ, क्योंकि ये हमने प्रीवियस कंपेनियन ऑब्जेक्ट को देखा था ना, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये एक फ्लो अपन को याद रहे, इसी में चेंजेस करूंगा तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो हम एक नई क्लास बना देते हैं, क्लास ऐड, जो किसको इनहेरिट कर रही है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है जिसका नाम है माई क्लास। ठीक है, जैसे ही मैंने किया, तो यहाँ पे भी रेड लाइन आ रही है, आप चाहो तो यहाँ ओवरराइड करके उसको ओवरराइड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आके ऑल्ट प्लस एंटर करोगे ना, तो ये खुद ही कहेगा इंप्लीमेंट मेंबर्स, एंटर करोगे तो ये आ गया आपका मेंबर, ओके कर दो। ठीक है, अब ओवरराइड फन कैलकुलेट आ गया हमारे पास में। अब मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट को डेफिनेशन देनी है अपनी, तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन दे देता हूँ मेरी, कि मेरे इस क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर कैलकुलेट फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो एडिशन वाली होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास फंक्शन एक ही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हम डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हैं, हमारी डिफरेंट डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक ही फंक्शन 10 अलग क्लासेस में 10 अलग तरीके से काम कर सकता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, जब हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे ना एंड्रॉइड में, तो आपको ये चीजें ज्यादा स्ट्राइक करेगी, क्योंकि अभी इसको समझना, क्योंकि ये एज एन पार्ट है, एक फीचर है, लेकिन इसको जब प्रैक्टिकली आप यूज करोगे ना, तो आपको इसकी जो डिमांड है, इसकी जो नीड है, उसका एक्चुअल में पता लगेगा। क्योंकि ये तब सीखने से अच्छा है अभी सीखना, क्योंकि आपको एक आइडिया रहे कि इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का फीचर का क्या रोल होता है उस कॉन्सेप्ट के अंदर, और ये कहाँ काम में आएगा। जब एक्चुअल में आप इसको एंड्रॉइड में काम में लोगे, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पर्टिकुलर देखते ही क्लिक हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगा रखा है इसीलिए काम हो रहा है। ठीक है, तो आगे अब आपका कोई भी खुद का क्लास बना के आप ऐसा कुछ करना चाहो तो वो भी कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ, सब्ट्रैक्शन, माई क्लास। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको किया, तो ये क्या कह रहा है कि यार आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन है कैलकुलेट, जो इसका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम ओवरराइड करना ही, इसलिए तो हमने इसको किया है ताकि हम इसको ओवरराइड कर सके। तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया a माइनस बी। ऐसे ही हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे माई क्लास से, ओवरराइड ऐसे भी कर सकते हो, रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्लास बनाते हैं, div extend my class। अब आप इन सब में देखो कि हम सिर्फ एक ही फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, विच इज डिस्प्ले फंक्शन। क्या नाम है, कैलकुलेट, रिटर्न a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, अब इसमें एक और फंक्शन था, डिस्प्ले। अब इस फंक्शन को भी अगर आपको ओवरराइड करना है, तो बाय डिफॉल्ट तो वो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको,
लेकिन आप ओवरराइड कर सकते हो क्योंकि ये आपका इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस में ओवरराइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंपल सा ओवरराइड लिखना पड़ता है। और यहाँ पे तो कोई फंक्शन आ ही नहीं रहा है डिस्प्ले नाम से। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने इसको ओपन नहीं बना रखा है, तो आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप ओपन करोगे तो आप इस डिस्प्ले फंक्शन को भी क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। डिस्प्ले आ गया। अब आपको जो भी अपना काम करना है वो कर सकते हो। ये वही सेम तरीका है जो इनहेरिटेंस में होता है, बस इनहेरिटेंस में एक नई चीज एड ऑन हो गई कि अगर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हो, क्यों वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी क्यों है, आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स होंगे जिनको आपने सिर्फ डिक्लेयर करके रखा होगा, ताकि जो भी इसको यूज करे वो अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सके। तो अब जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा तो उसके अंदर जो अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी, तो उस मेंबर को ओवरराइड करना ही पड़ेगा अपनी डेफिनेशन देने के लिए। तो इसलिए वहां पे एरर आ जाती है। बट यहाँ कोई इस फंक्शन के लिए कोई एरर नहीं आई। बट अगर इसको भी ओवरराइड करना है तो आपको वो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ओपन का। बट अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई है तो वो बाय डिफॉल्ट ओपन भी हो गई है। इसीलिए आप देखो इसको आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर पा रहे हो। तो एब्स्ट्रैक्ट के आगे ओपन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो बाय डिफॉल्ट ओपन हो गई है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी कि उनका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। आप उनको एज अ इनहेरिटेंस, एज अ सुपर क्लास यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे अलग अलग रोल प्ले करता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ऐड क्लास का फंक्शन बनाऊंगा, या मैं सिंपल सा काम करता हूं ना, प्रिंट एलन। ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट, इसके अंदर से कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया, 5,6। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, एक ही फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट हो गए, मल्टीपल। अब ऐड की जगह मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यही सेम फंक्शन सब्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा, और डिवीजन में डिवीजन का काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा अलग अलग कर देते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन में अपन अच्छे से देख पाए। 34 - 11, ठीक है। अब करते हैं इसको रन। अभी मैं आपको एक्टिविटी क्लास में भी ले जाऊंगा और उसमें भी बताऊंगा किस तरीके से ये काम में आता है। ये देखो सेम फंक्शन है, डिफरेंट क्लास में अपन ने अलग अलग उसको डेफिनेशन दे रखी है, तो ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का रोल, जिसमें हम किसी एक पार्ट को यूजर के लिए ओपन रख सकते हैं, बाकी पार्ट को यूजर के लिए रेस्ट्रिक्टेड रख सकते हैं। दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये आपको मेन एक्टिविटी के अंदर भी मैं बताता हूं। चलो अपन यहाँ पे एक और काम करते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमने एक व्यू ले लिया, ठीक है, वेल व्यू टाइप व्यू क्लास, ठीक है। कोई भी एक XYZ व्यू है, तो व्यू डॉट, इसमें एक फंक्शन मिलता है सेट ऑन क्लिक लिसनर, दिख रहा है आपको। अब इसको एक क्लास, इसमें मैं फंक्शन पे ले जाता हूँ आपको। देखो इसको किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑन क्लिक लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑन क्लिक लिसनर क्या है, एक इंटरफेस है। अब इंटरफेस के अंदर क्या है, ये देखो फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर्ड है, डिफाइन नहीं है। तो हम एक और चीज समझते हैं फिर इस पे वापस आएंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट में और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, देखो समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर
हम एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स क्रिएट करते हैं, तो साथ साथ हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक क्लास के अंदर अगर मेरे सारे एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स ही हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट है ही नहीं, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए एक बेटर इंप्लीमेंटेशन है कि यू जस्ट डिक्लेयर अ इंटरफेस। इंटरफेस बनाओ आप, जैसे क्लास करते हो ना, क्लास की जगह इंटरफेस आएगा, क्लास जो भी नाम देना है आपको क्लास का, और यहाँ पे आप जितने भी फंक्शन, आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो, फिर सब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस ही बना रहे हो। तो इससे अच्छा जावा आपको कहता है, जावा के थ्रू ये इंटरफेस आया है, तो मतलब उस कॉन्सेप्ट के अंदर ये इंटरफेस का ऑप्शन है, तो उसमें वो कहता है कि यार अगर आपको सारे फंक्शन ओवरराइड ही करवाने अपने क्लास के, तो फिर वो जो सारे फंक्शंस हैं, वह फंक्शन को क्या कर दो, एक इंटरफेस क्लास में डिफाइन कर दो, मतलब एक इंटरफेस क्लास में डिक्लेयर कर दो, तो आपको फिर वहां पे एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इंटरफेस का मतलब है कि जितने भी अंदर फंक्शनैलिटीज हैं वो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, आप एक इनिशियल डेफिनेशन दे सकते हो चाहो तो, ऐसा भी नहीं है कि आप डेफिनेशन ना दो, आप ये भी ऑप्शन होता है इंटरफेस के अंदर, कॉटलिन में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उनके अंदर एक इनिशियल डेफिनेशन देना चाहो तो दे सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट आप उनको क्या करना चाहोगे, एब्स्ट्रैक्ट रखना चाहोगे, तो आप इंटरफेस बनाओ और इसके अंदर जैसे कि मेरे को फन एड ए कॉलन इंट बी कॉलन इंट बस ऐसा डिफाइन करके रख दिया मैंने, क्योंकि मेरे क्लास में सिर्फ एक ही फंक्शन था जिसको मेरे को एब्स्ट्रैक्ट रखना था, या जितने भी फंक्शन थे उनको एब्स्ट्रैक्ट ही रखना था, तो मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता, उसमें सबको एब्स्ट्रैक्ट रखता, तो ये भी तरीका सही है। बट इंटरफेस क्या करता है कि जितने भी इसके फंक्शंस हैं उनको क्या, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको क्या करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आप मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को ओवरराइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता ही नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस याद है ना, इनहेरिटेंस वाली क्लास में, अगर सपोज करो एक से ज्यादा क्लासेस हैं और उनके अंदर ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स हैं जिनको मेरे को ओवरराइड करना है मेरी क्लास के अंदर, ठीक है, तो अब मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर करना चाह रहा हूं, तो मैं एट अ टाइम एक ही क्लास को इनहेरिट कर पाऊंगा, क्योंकि अपन ने देखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर नहीं सकता, इंस्टेंशिएट तो कर नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मेरा सुपर क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि उनको ओवर इनहेरिट कर सकता हूँ, तो इनहेरिट सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल नहीं हो सकता। या तो फिर आप हायरार्की करो कि एक क्लास में उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, फिर उसको दूसरे को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, ऐसे। जैसे ये मेरी माई क्लास है, अब मैंने जो ये ऐड क्लास बनाई इसको भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा यहाँ पे। अब इसमें कोई एक और फंक्शन बना देता हूं मेरे हिसाब से, एब्स्ट्रैक्ट हेड SQR, ठीक है, मैंने अपना एक फंक्शन बना दिया, ए कॉलन इंट बी कॉलन इंट सॉरी फन नहीं लगाया अपन आगे, ठीक है, मतलब मैंने माई क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको ओवरराइड किया, मतलब इनहेरिट किया, और इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब जहां पे मैं इसको यूज करने वाला हूं, तो यहाँ पे देखो ऐड के अंदर कैलकुलेट का एरर आ गया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऐड क्लास है वो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट, ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास ऑल एडिशन नाम से, ठीक है, इसको मैं इनहेरिट करूंगा किससे, ऐड से। अब ये मेरे को वही कह रहा है कि देखो इसमें ना ऐड स्क्वायर नाम से एक फंक्शन है जो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट मेंबर्स, और ये देखो दोनों आ गए, कैलकुलेट उस वाली क्लास का और ऐड स्क्वायर इस क्लास का, ओके कर दो, ये दोनों ओवरराइड कर दिए मैंने यहाँ पे, समझ पा रहे हो।
फिर आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि मतलब अगर आपके मल्टीपल क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस है जिनको आपको एक ही पर्टिकुलर क्लास में यूज करना है, तो आपको अलग अलग क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उनको दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इनहेरिट करना पड़ेगा, फिर वो जो नई क्लास बनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसको फिर आप इनहेरिट करोगे एक मेन क्लास के अंदर, तो सारे के सारे जो आपके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस है उनकी डेफिनेशन आप एक जगह दे पाओगे। तो यहाँ पे मैं दो अलग अलग क्लासेस में जो मैंने फंक्शंस बनाए थे वो यहाँ पे मैं इस तरीके से दे पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न a+b रिटर्न पहले अपन इसको ठीक है। तो मैंने जब ऑल एडिशन में मैं इसको यूज कर रहा हूँ, एडिशन की स्पेलिंग गलत है क्या? ओके, ऑल एडिशन क्लास में इसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? ऐड क्लास को कॉल कर रहा हूँ, और ऐड क्लास ने किसको इनहेरिट कर रखा है? माई क्लास को। तो दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, और इन दोनों के जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस है वो मेरे को क्या करने पड़े? यहाँ पे ओवरराइड करने पड़े। अब अगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि एक मल्टीपल, क्योंकि मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकता तभी तो मैंने ये चीज करी है, तो इस चीज को बचाने के लिए हमारे पास में एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस में आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंटरफेस आर नॉट इनहेरिटेड, इंटरफेसेस आर इंप्लीमेंटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? आप उनका इंप्लीमेंटेशन दोगे, इसलिए इनका नाम होता है इंप्लीमेंटेड। तो यहाँ पे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को, सॉरी, इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो अगर कुछ ऐसा क्लास बने जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस डिक्लेयर्ड है, उनको डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट आपको जो यूज कर रहा है उसको पड़ेगी, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो? एक इंटरफेस क्लास बना सकते हो। और इंटरफेस क्लास बनाने के लिए हम वही तरीका यूज करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ पे आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अभी जो मैंने ऐड के अंदर किया, मैं अब इसकी जगह पे, ये जो भी मैंने सारा काम किया ना, इसकी जगह पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ, इंटरफेस ऐड फंक्शंस या एडिशंस। ठीक है, ये मैंने एक इंटरफेस क्लास बना दी, और अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? जो भी मेरे फंक्शंस हैं उनको डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे एक फंक्शन तो मेरा ये है हेड स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक मेरा फंक्शन है कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो एब्स्ट्रैक्ट लगाया जरूर है मैंने, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को इसने क्या कर दिया? ग्रे कलर कर दिया। ग्रे कलर मतलब अनवांटेड है, जरूरत नहीं है। अब आप इंटरफेस के अंदर हो तो ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे ये ऐड है तो ऐड को मैं हटाऊंगा अब यहाँ पे। अब मैं सीधा एडिशन वाली जो हमारी इंटरफेस है इसको हम यहाँ पे कर देंगे इम्प्लीमेंट। और अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपने जो एडिशन, जैसे ऑल एडिशन इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, या तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो, वही वाला सेम फंडामेंटल, या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो जो इसको यूज करेगा वो इसको इंप्लीमेंट कर देगा। लेकिन अगर आप यहीं पे यूज कर रहे हो तो फिर इसके जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस है, ये इनडायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही तो है, बस आगे इनके एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ है। उसका रीजन भी है कि हमने, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमने मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एक ही क्लास में इनहेरिट करना है,
तो उस केस में हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ना बना के उनको इंटरफेस क्लासेस में क्रिएट करना पड़ेगा। फिर हम जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनको इंटरफेस क्लासेस में डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनको जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा वहां जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा वो इनकी डेफिनेशन खुद देगा। आप चाहो तो इनकी डिफॉल्ट डेफिनेशन भी आप दे सकते हो यहाँ पे, रिटर्न, ये डिफॉल्ट डेफिनेशन हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट मेंबर्स ऐड आ गया और ये आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। मतलब मैंडेटरी नहीं है ये फंक्शन को, बट ये एक नया फंक्शनलिटी दिया है इंटरफेस के अंदर कि आप इसको, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एक तरह से हमने एक डिफॉल्ट फंक्शनलिटी दे दी है कि भाई यार कैलकुलेट एक ऐसी चीज है इंटरफेस के अंदर की जो मैं नहीं चाहता कि ओवरराइड हो, तो मैं इस केस में उस फंक्शन को ऐसा भी बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, आपको यहाँ पे इसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। और आप मैन्युअली भी कर सकते हो जो अपन करते ही हैं, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ आपको मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ देखो सेट ऑन क्लिक लिसनर पे गए थे अपन, इसको किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑन क्लिक लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑन क्लिक लिसनर क्या है, एक इंटरफेस है, और इसके अंदर आप देखो एक ऑन क्लिक नाम का एक फंक्शन है। अब इस ऑन क्लिक फंक्शन को ये ट्रिगर करवाता है बैकएंड पे एंड्रॉइड खुद, लेकिन इस ऑन क्लिक पे काम क्या करना है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जैसे मैं एक बटन ले रहा हूं तो उस बटन की, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ तो आपको ना रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आएगा। तो मैं एग्जाम, ये क्या कह रहा है, इनबो फाइट टैग नेम एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, दो बटन ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी हम एक्सएमएल वाले पार्ट पे भी आने वाले हैं। ठीक है, अब आप केवल इसकी इंप्लीमेंटेशन समझना, ये दो बटन्स हैं, ठीक है, इनको हम सेंटर पे ले आते हैं, ग्रेविटी, ठीक है। अब इसके क्लिक पे कुछ अलग काम होगा, इसके क्लिक पे कुछ अलग काम होगा, लेकिन इन पे जब क्लिक लगाएंगे उनका जो तरीका है वो एकदम सेम है। तो वो तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इनको एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं एक, हालांकि हम आगे व्यू बाइंडिंग देखेंगे, बट ये एक तरह से शॉर्टकट्स हैं। अब जैसे दो बटन्स लिए थे अपन, एक BTN प्ले, ठीक है, और एक हमारा है BTN क्लॉज, ठीक है। अब इन दोनों पे अलग अलग काम होने वाले हैं। तो BTN प्ले पे हम जो काम करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे ऑन क्लिक लिसनर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं जब प्रैक्टिकल हम जाएंगे ना तो वापस आऊंगा, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इंटरफेस का रोल समझा रहा हूँ कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस कहाँ काम में आता है रियल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर किया, अब ये मेरे को बोलता है कि यार आपको ना एक ऑब्जेक्ट पास करना है विच इज ऑफ टाइप ऑन क्लिक लिसनर, तो व्यू क्लास से मिलता है, तो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और ये एक इंटरफेस क्लास है। तो जैसे ही इंटरफेस क्लास को मैंने यहाँ पे पास किया तो वो मेरे को क्या बोल रहा है कि आपका ना एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, देख रहे हो आप, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, ठीक है। वो कौन सा फंक्शन है, व्यू ऑन क्लिक फंक्शन। तो इंप्लीमेंट मेंबर्स पे जाओ, ये ऑन क्लिक फंक्शन आ गया। अब जो भी काम आप यहाँ लिखोगे, एनी एक्शन यू वांट टू प्रोवाइड,
प्रोवाइड ऑन दिस इवेंट, तो वो आप यहाँ दे सकते हो। अब प्रोवाइड की स्पेलिंग सही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो बटन पॉज है, इसके ऊपर भी सिमिलरली वैसे ही मैं सेम क्लास को यूज करूंगा, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। इसको भी क्या चाहिए, वही काम चाहिए, ऑब्जेक्ट कॉलन व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, और जैसे मैं इस क्लास का इनहेरिटेंस कर रहा हूं, मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कॉलन लगा के हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं इसको इस क्लास से। तो ये एक इंटरफेस क्लास है, और क्योंकि एक इंटरफेस क्लास है तो इसके अंदर का जो फंक्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हम उसको कर देते हैं ओवरराइड। तो ये दोनों सेम ही तो फंक्शन है, दोनों सेम ही क्लास से आ रहे हैं, बट यहाँ डेफिनेशन अलग होगी, यहाँ डेफिनेशन अलग होगी, डेफिनेशन विल बी डिफरेंट। एंड इवन आप जब अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आप अपने ऐप में अलग जगह यूज करोगे, मैं अपने ऐप में अलग जगह यूज करूंगा, और इवन मेरे एक ही ऐप के अंदर, एक ही पेज के अंदर मैं अलग अलग इस इंटरफेस को अलग अलग तरीके से ऑन क्लिक की डेफिनेशन को चेंज कर सकता हूं। दिस इज द रोल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आया? अब ये ऑन क्लिक पे क्या काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो हमसे अननोन है, लेकिन उसने बोला कि यार ऑन क्लिक तो आप पे डिपेंड करता है कि यार इस बटन के इवेंट पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म लेना है, क्या एक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो वो जो भी एक्शन आप करना चाहते हो वो इस फंक्शन के अंदर आप डिफाइन कर दो। मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये बटन पे टैप होगा मैं उसको सुनूंगा कि जब भी ये बटन पे टैप होगा तब तब मैं इस ऑन क्लिक फंक्शन को ट्रिगर कर दूंगा। तो इसके अंदर लिखा गया वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी कोड आप लिखोगे वो तब तब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और ये वो सेम क्लास ही है जो ये काम कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसने अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बना रखा है, ताकि जो उसको यूज करे वो अपनी डेफिनेशन खुद दे। अब आपके घर में भी सेम क्या कहते हैं, कॉफी मशीन है, सॉरी आपके ऑफिस में भी सेम कॉफी मशीन है, मेरे ऑफिस में भी सेम कॉफी मशीन है। अब मेरी कॉफी मशीन की डेफिनेशन थोड़ी अलग कर रखी है मैंने, आपने अपने कॉफी मशीन की डेफिनेशन अलग कर रखी है। अब उसके बाद भी कोई एम्प्लॉय आता है तो वो अपनी डेफिनेशन खुद और चेंज कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कहाँ यूज में आता है, देन इंटरफेस क्या होता है, एंड उससे पहले अपन ने कंपेनियन ऑब्जेक्ट समझा, ठीक है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिकली एंड्रॉइड के अंदर इसको यूज करेंगे। तो मैंने एक आपको हिंट देने की कोशिश करी, तो मैं आज आपको डीपली एक दो बटन के अंदर लेके गया और मैंने आपको बताया कि देखो ये जो ऑन क्लिक लिसनर क्लास हम यहाँ यूज करते हैं ये एक इंटरफेस क्लास है, और ये हमको एक फंक्शन देता है जिसको हमको ओवरराइड करना पड़ता है, और ये हमारी बेटरमेंट के लिए दे रहा है, क्योंकि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग इवेंट पे अलग अलग एक्शन परफॉर्म करेंगे, बट क्लास एक ही यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 100 जगह इवेंट कॉल कर रहा हूं तो 100 जगह अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहा हूं, मैं एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूं अलग अलग डेफिनेशन देके। तो यहाँ पे रिडंडेंसी कितनी कम हो गई, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बढ़ गया, ठीक है। क्लियर है? तो थम्स अप कर दो। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और प्रोग्राम्स पे भी आएंगे, और थोड़े 2-3 टॉपिक्स और हैं कॉटलिन के, वो हम फंक्शनलिटी कंप्लीट करने के बाद में फिर हम मूव ऑन करेंगे डिजाइन पार्ट के ऊपर, यानी कि यूआई पार्ट के ऊपर, कि कैसे एंड्रॉइड के अंदर यूआई डिजाइन होती है, क्या मेन फंडामेंटल्स होते हैं यूआई के अंदर। सबके थम्स अप नहीं आए हैं और सबके मेरे पास में प्रोग्राम्स भी नहीं आए हैं, तो प्लीज जिन्होंने प्रोग्राम्स नहीं शेयर किए हैं प्लीज कर दो, जितना भी किया है वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरर भी आ रही है तो एरर के साथ कर दो, कोई इश्यू नहीं है। वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, अपन क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।